I'm very much thankful to Dynamic Law Association who have given me this chance to talk on the most important topic that is related with the Constitution of Pakistan and the fundamental rights and its importance and all ingredients and all the essentials of the Constitution that are required for a citizen to understand, जिसके बारे में लाजमी तौर पर हमें समझना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और उनके बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि आगे जाकर जब आप सीनियर एडवोकेट्स बनते हैं तो यू प्रैक्टिस इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स का पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स की कोर्ट्स है वो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अलॉन्ग विद स्पेशल फेडरल शरीयत कोड दैट्स नॉट रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है हम उससे स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। हमारा टॉपिक सबसे पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। बेसिकली मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स फॉर अ सिटीजन, ठीक है ना। ये सर्टेन एक राइट होता है सिटीजन्स के लिए, जिसकी वजह से एक सिटीजन का एक रियासत के साथ जो ताल्लुक होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स समझे जाते हैं। देखिए, अगर हम राइट्स की डिवीजन देखें ना तो दुनिया में बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं जो एक इंसान को दिए हुए होते हैं। सबसे पहले उनकी अगर मैं डिवीजन आपको बता दूं समझने के लिए, तो एक हमारे पास ह्यूमन राइट्स आप लोगों ने सुना होगा, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स जिसकी बात अब हम आज यहाँ पर कर रहे हैं इस सेशन में। एक होते हैं आपके बेसिक राइट्स, ठीक है, एक होते हैं आपके सिविल राइट्स और इसके बाद आपके होते हैं क्रिमिनल राइट्स। ये सारे राइट्स हैं जो एक इंसान को इंसान होने के नाते जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपने राइट्स के हवाले से सुना है दैट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स? भाई ह्यूमन राइट्स आपके वो राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान होने के लिए, एक जमीन पर इंसान आता है, एक जमीन पर इंसान है तो उसके इंसान होने की वजह से जो उसको राइट्स दिए गए हैं उनको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। बेसिकली दे आर प्री डिफाइंड इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लॉ में 1948 के जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है तो उसमें 30 आर्टिकल्स के करीब है जिसमें हमारे सारे ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं। और बेसिकली इफ अ स्टेट वुड लाइक टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट पर्टिकुलर स्टेट हैज टू साइन द यूएन चार्टर को साइन करना पड़ता है। और जो यूएन चार्टर को साइन करना पड़ता है ना, तो उसके जो एसेंशियल लॉज होते हैं, जैसे यूएन चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके जो एसेंशियल लॉज है ना उसके ऊपर एक रियासत को सिग्नेटरी होना पड़ता है। और अगर एक रियासत एक दफा सिग्नेटरी हो जाती है किसी भी कानून की इंटरनेशनल लॉ में, so that particular state has to abide by those laws which are made in international forum। जो भी इंटरनेशनल फोरम पे हमारे लॉज बनते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहां पर कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई भी राइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, कोई ड्यूटीज इंपोज की जाती है किसी स्टेट के ऊपर, सो दोज राइट्स आर पर्टिकुलरली टू बी अबाइड बाय द स्टेट हु इज द सिग्नेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन के ऊपर जिसने साइन किया है उसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो काम करना है। अब आपने देखा होगा हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो भी ह्यूमन राइट्स की कमीशन होती है, जैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर जो है वो काम करती है। तो ताकि ये देखा जाए कि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे। तो सिंपली इफ यू वुड लाइक टू डिवाइड ऑल दोज राइट्स इन अ सर्टेन क्राइटेरिया, तो आपने उसको ऐसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने ह्यूमन राइट्स को देखना है कि ह्यूमन राइट्स हमारे वो हैं जो इंटरनेशनली किसी भी एक इंटरनेशनल पर्सन जो होता है, जिसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कहा जाता है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ इम्पोज होता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो मतलब
अब चूंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो दुनिया पूरी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना, तो हर बंदा यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। तो दुनिया में 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस की सिग्नेटरी हैं चार्टर को, जिन्होंने साइन किया है। तो वो सारे जो ममालिक हैं वो बेसिकली चार्टर के बेसिस पर इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हर मुल्क के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स की पासदारी की जाती है। ठीक है, अब देखें, अब ह्यूमन राइट्स को कैसे इंपोज किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ एक अप्लाई हो गया भाई, जब भी इंटरनेशनल लॉ बनता है ना, अगर हम सिग्नेटरी बनते हैं तो वो दैट पर्टिकुलर दैट इंटरनेशनल लॉ इज इम्पोज्ड थ्रू द लेजिस्लेशन इन अ सर्टेन कंट्री। ठीक है, अब देखिए ना, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इंटरनेशनल लॉ को इकट्ठा करके समझेंगे तभी हमें जाकर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, हमें वो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इन तीनों को एक आसान तरीके से आपके सामने जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, सो दैट इट मे बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्रीहेंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन वर्ल्ड, इन आल्सो इन टर्म्स ऑफ द स्टेट जिसमें एक रियासत के अंदर हम इम्पोज करते हैं। जब एक दफा ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर हमने साइन कर दिया, ह्यूमन राइट्स लॉज को हमने मान लिया, ठीक है, देखिए दुनिया में लॉज जो होते हैं ना वो डिफरेंट, बेसिकली इंटरनेशनल लॉज जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में रखे जाते हैं। जैसे यूएन चार्टर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद जो अहमियत है वो इंटरनेशनल जो है वो स्टेट्यूट जो है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसकी अहमियत है जो कि विच इज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, फिर इसके बाद अहमियत आती है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये सर्टेन कैटेगरीज है जिसमें कुछ लॉज को आपने समझना होगा, कुछ लॉज को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करके उसकी एप्लीकेशन को समझना होगा। देखिए लॉज तो हम बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ बहुत सारे लॉज है जिनमें पाकिस्तानी सिग्नेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप सिग्नेटरी होना चाहें या आप सिग्नेटरी ना होना चाहें। देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे सीटीबीटी एक इंटरनेशनल लॉ है, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें पाकिस्तान इज नॉट सिग्नेटरी, तो दैट पर्टिकुलर लॉ इज नॉट अप्लाइड इन पाकिस्तान। ठीक है ना, इंटरनेशनल लॉ वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, अब वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है जो दुनिया में बनाए गए हैं, जो कंप्रीहेंसिव जो राइट्स है इंसान के, इंसान होने के लिए दुनिया में, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंसानों के ऊपर। ठीक है, अब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली हर मुल्क में अपनी लेजिस्लेशन के हवाले से की जाती है। देखें, अब आप तब तक फंडामेंटल राइट्स को समझ नहीं सकते जब तक आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं समझेंगे। ठीक है, अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये होती है कि जब आप ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करते हैं तो आप जब जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है, ठीक है, तो रियासत जब उसको इम्पोज करती है उस लॉ के हवाले से कि वो लॉ एक रियासत के ऊपर इम्पोज होता है या नहीं होता, ये जो कंसेंट ली जाती है स्टेट की, बेसिकली ये रिलेशन बताता है कि एक इंटरनेशनल लॉ का नेशनल लॉ के साथ जो है वो ताल्लुक क्या बनता है, या इन दोनों ममालिक के बीच में रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली इन दोनों ममालिक दो मतलब डिफरेंट कवानीन के बीच में जो रिलेशनशिप है जिसको हम इंटरनेशनल लॉ या नेशनल लॉ कहते हैं, ये बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इम्पोजिशन जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि आया वो मोइनिज्म थ्योरी के साथ ताल्लुक रखता है या डुअलिज्म थ्योरी के साथ ताल्लुक रखता है। ये इंटरनेशनल लॉ की दो टर्मिनोलॉजीज हैं। मोइनिज्म थ्योरी जो है उसमें लॉ को देखा जाता है कि वेदर इंटरनेशनल लॉ विल प्रीवेल और नेशनल लॉ विल प्रीवेल इन इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू लॉज। मतलब जो अब फॉर सपोज नया लॉ बन गया, इंटरनेशनल लॉ नया लॉ बन गया है, ठीक है, अब वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है मोइनिज्म थ्योरी के ऊपर या डुअलिज्म थ्योरी के ऊपर। अब मोइनिज्म थ्योरी में क्या होता है बाबा? मोइनिज्म थ्योरी में ये चीज होती है कि जब हम कोई इंटरनेशनल लॉ नया बनता है तो ऑटोमेटिकली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द नेशनल लॉ, तो नेशनल लॉ भी आपका तब्दील हो जाता है। इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू लॉज व्हिच लॉ शैल प्रीवेल, देन द इंटरनेशनल लॉ शैल प्रीवेल। ठीक है, इस सूरत में। और पाकिस्तान इज फॉलोअर ऑफ द डुअलिज्म थ्योरी। डुअलिज्म में क्या होता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ इज अ डिफरेंट लॉ, नेशनल लॉ इज अ डिफरेंट लॉ। अब जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया जाएगा तो वो वेदर इट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द नेशनल लॉ और नॉट, तो हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि
नेशनल लॉ जो है वो एक अलग कानून है। इंटरनेशनल लॉ अगर तब्दील होता है तो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि वेदर वी आर गोइंग टू फॉलो दैट इंटरनेशनल लॉ और नॉट। सो एक दफा हम अगर सिग्नेटरी हो जाते हैं तो दैट पर्टिकुलर लॉ नीड्स टू बी passed from the concerned parliament of a state in order to apply that particular law। जब ह्यूमन राइट्स बनाए गए थे तो पाकिस्तान में वो इम्पोज हुए थे, पाकिस्तानी लॉ पार्लियामेंट ने उसकी कंसेंट दी थी, तभी हम जाकर सिग्नेटरी बनते हैं। और जब आप एक किसी मुल्क में अगर आप किसी इंटरनेशनल लॉ के सिग्नेटरी बनते हैं, देन यू टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉ इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, मुख्तलिफ लॉज बनाने पड़ते हैं। जैसे भाई पाकिस्तान को कहा गया था कि आपके कानून में, आपके आइन में जो है वो फेयर ट्रायल के हवाले से, आडी अल्ट्रम पार्टम के हवाले से कोई प्रोविजन नहीं है। तो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10A इज अ न्यूली एडेड आर्टिकल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ में जिस जिस चीज में चेंजिंग होती है तो पाकिस्तान के आइन के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन शर्त यह कि अगर हम उसके सिग्नेटरी बनते हैं। सिग्नेटरी बनने में कुछ फवायद भी हैं और कुछ आपके ऊपर जो है वो कंडीशंस को भी इम्पोज किया जाता है। बेसिकली जब हम ह्यूमन राइट्स हमने साइन किया तो अभी हमें पाकिस्तान में उन ह्यूमन राइट्स को जो है वो इनकारपोरेट करना था। इनकारपोरेट का मतलब क्या है कि अपने कानून में, अपने आइन में, चूंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि भाई ह्यूमन राइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो डिक्लेरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर। तो पाकिस्तान में भी जो सुप्रीम लॉ है उसके अंदर उसको इनकारपोरेट करना था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया 1973 में, इससे पहले भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको ऐड किया गया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, लेकिन 1973 में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स का एक पोर्शन बनाया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को इनकारपोरेट करके पाकिस्तानी आइन में उसको जगह दी गई थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी। अब यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉज, देखें दोनों लॉज में क्या डिफरेंस बनता है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स, देन यू हैव टू से देयर इज particularly no difference between the human rights and the fundamental rights। लेकिन अगर हम उसको किसी हवाले से डिस्टिंग्विश करना चाहें तो ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरनेशनल पर्सन के लिए है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी एक सिटीजन के लिए हैं जो एक रियासत के अंदर रहता है, जो के उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को आइन में इनकारपोरेट करने का जो काम है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1778 में पास हुआ था, 1778 में तकरीबन 250 साल हुए उनको पास हुए हुए उनको, उन्होंने उन सिटीजन, इससे पहले यूके में भी ये लॉज बनाए गए थे जिनको मुख्तलिफ नाम दिए गए थे। बिल ऑफ राइट्स जो है वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो मकसद ये हुआ कि मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर जो है वो बिल ऑफ राइट्स है। अच्छा, दुनिया में इससे पहले जो है वो एक और लॉ पास हुआ था जिसको राइट्स ऑफ मैन कहा जाता था। ये तकरीबन 300 साल पहले की बात है, 3 centuries बिफोर, व्हेन देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। लेकिन उसके बाद दुनिया ने इस डिफरेंस को खत्म करके तो उसको राइट्स, बिल ऑफ राइट्स को मतलब राइट्स ऑफ मैन को कन्वर्ट करके बिल ऑफ राइट्स में रख दिया था। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच स्टेट। हर रियासत अपने अपने मुताबिक उन ह्यूमन राइट्स को इनकारपोरेट करके जब अपने आइन का हिस्सा बनाती है तो उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। बेसिकली इसी हवाले से जब जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसी नेशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स से यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपको बीइंग अ सिटीजन ऑफ स्टेट कुछ प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, प्रोटेक्शंस दी जाती हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। मतलब आप एक रियासत में रहते हैं, वो रियासत आपको फंडामेंटल राइट्स देती है। पाकिस्तान में, या जैसे पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है, वो बेसिकली
वो हर मुल्क जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत से फंडामेंटल राइट्स देता है। दुनिया में बहुत कम ही ममालिक होंगे जहां पर जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, और उस मुल्क के इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल लॉज में कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दुनिया अब इस तरफ चली गई है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी मुल्क या ह्यूमन राइट को अप्लाई नहीं करता किसी भी रियासत के अंदर, तो एक तरह का जो है वो वहां पर कन्फ्लिक्ट बन जाता है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, या कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, ठीक है, तो उसको जज और चेक किया जाता है कि ये वायलेशन किस वजह से हो रही है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो देखती है कि पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान एक सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान कोई वायलेशन तो नहीं करता इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, तो उसको देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है। बेसिकली मैंने पूरा एक बैकड्रॉप जो था इसका, एक तरह का फाउंडेशन जो था फंडामेंटल राइट्स का, वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ही बेसिक राइट्स होते हैं हमारे, में थोड़ा सा उसके हवाले से आपको बता दूं। ह्यूमन राइट्स वो हैं जो इंसान होने के लिए राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं जो एक रियासत आपको देती है एक मुल्क के अंदर रहते हुए। और इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक राइट्स, तो बेसिक राइट्स आपके वो होते हैं दैट कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी कास्ट। दुनिया में कभी भी वो राइट्स वायलेट नहीं हो सकते। देखें, राइट टू फ्रीडम जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, लेकिन बहुत जगहें ऐसी हैं जैसे कश्मीर है इंडिया ने, वहां पर राइट टू फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम जो है उसको वायलेट किया हुआ है, लेकिन वो आपका बेसिक राइट नहीं है। अगर हम बेसिक राइट की बात कर लें तो बेसिक राइट हमारे कौन से होते हैं, जो राइट्स ऑफ सर्वाइवल होते हैं हमारे। ठीक है, अब राइट्स ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं कि जैसे राइट टू टेक ऑक्सीजन, राइट टू एयर, ठीक है, और राइट टू वे, राइट ऑफ टेकिंग वाटर, राइट ऑफ टेकिंग फूड। आपने दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा होगा जो किसी मुजरिम को, बड़े से बड़े मुजरिम को ये सजा दे दे कि भाई आपका हम खाना बंद कर देंगे, आपका पानी बंद कर देंगे, आपका ऑक्सीजन हम बंद कर देंगे। आपने दुनिया में देखा होगा किसी भी बंदे को किसी भी मुल्क में सफोकेशन वाली सजा नहीं दी जाती, किसी बंदे का ऑक्सीजन बंद नहीं किया जाता। अब देखें, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ डेथ सेंटेंस की सजाएं इम्प्लीमेंट की जाती हैं, लेकिन किसी भी बंदे का खाना बंद नहीं किया जाता। अगर किसी बंदे को जो है वो डेथ सेंटेंस दी जाती है, तो उसका खाना भी चलता है, उसका पानी भी चलता है, उसको ऑक्सीजन भी दिया जाता है। उसके बाद उसकी जब डेथ जो है होती है, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली ये बेसिक राइट्स वो हैं जो कि कभी भी वायलेट नहीं हो सकते। आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी हवाले से, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपसे थोड़े टाइम के लिए जो है वो लिए जा सकते हैं, आपसे छीने जा सकते हैं, लेकिन आपके बेसिक राइट्स नहीं। अब मैं आपको डिवीजन बता रहा हूं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स, ये तीन बेसिक राइट्स हैं आपके। इसके बाद क्रिमिनल राइट, जब आपका क्रिमिनल रॉन्ग होता है आपके साथ, और सिविल राइट व्हेन यू आर हैव कन्फ्रंटेड विद द सिविल रॉन्ग, ठीक है, तो वहां पर सिविल राइट्स आपके होते हैं। ठीक है, तो जनरल डिवीजन मैंने आपको बता दी कि एक इंसान होने के लिए आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, एक इंसान जो है वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी है, नेशनल पर्सनैलिटी भी है, ठीक है, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की। तो लेट्स कंक्लूड, वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू गो फॉर दिस। ये तो बहुत ज्यादा इसमें सेमिनार्स हो सकते हैं इसके ऊपर, अगर हम बात करना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम में इस जो है डिस्कशन को थोड़ा सा कंप्रेस करता जाऊंगा, ब्रीफ करता जाऊंगा, ताकि मैक्सिमम जो है वो हमें समझ आए, इससे हमारा पर्पस पूरा हो इस आज के सेमिनार का। ठीक है, और मैं आप सबका जो है वो थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने आज सुनने की जहमत की है। दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट लर्निंग प्रोसेस होता है वो लिसनिंग का होता है। अगर आप लोग विद ड्यू इंटरेस्ट जो है वो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, या किसी भी टीचर को अगर आप सुनते हैं, ठीक है, तो ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है ना। सो देखिए, अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक रियासत के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल लॉ हमने कवर कर लिया, अब एक रियासत की तरफ चलते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो आइन है ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिटीजन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको कहते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब आपका, मेरा, हमारे वालिद का, हमारी मदर का, हमारी औलाद का, हमारे दोस्तों का, हमारे सारे रिलेटिव्स का जो
ये पर्टिकुलर जो सेशन है ना, ठीक है ना, पर्टिकुलर जो हमारा ये रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअली इज एप्लीकेबल अपॉन एवरी ईच एंड एवरी पर्सन इन पाकिस्तान, ठीक है, हर बंदे को अलग अलग से जो है वो डील करता है और उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब हमारे इसमें फैमिली लॉज भी इसमें आ जाते हैं, हमारी सारी चीजें भी इसी फंडामेंटल राइट्स में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स जो है जो इंश्राइंड किए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 8 टू 28 आर्टिकल। अब सबसे पहला जो इसका आर्टिकल है, ठीक है, वो ये है, सबसे पहला जो आर्टिकल है, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट ऑल दी रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम। सारे 28 आर्टिकल के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं, जनरल आपको इंपॉर्टेंस उसकी समझाऊंगा और उसकी एप्लीकेबिलिटी इन पाकिस्तान and judiciability of that particular fundamental rights upon the breach of those rights, ठीक है। अगर वो राइट्स ब्रीच होते हैं तो उसकी जुडिशियबिलिटी जो है वो कैसे की जाती है, एप्लीकेबिलिटी कहां से होती है, ठीक है। अब देखें, चूंकि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आप पाकिस्तान में रहते हो, रियासत ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब इसमें दो पार्टीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, एक सिटीजन है और दूसरा जो है वो रियासत है, स्टेट, स्टेट वर्सेस सिटीजन। ये दो आपस में पार्टीज हैं जिन्होंने एक मुआहिदा किया है। अब आप एक घर में रहते हैं जहां पर एक आपके वालिद हैं, आपका वालिद कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारों के ऊपर अप्लाई होता है, नहीं, मतलब हर एक बंदे का इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन, रियासत आपको कहती है कि स्टेट कहती है कि वी वुड प्रोवाइड यू द फंडामेंटल राइट्स इन द एक्सचेंज ऑफ द टैक्सेस दैट यू आर गोइंग टू पे, ठीक है ना, जो आप टैक्सेस पे करते हो, इन कंसीडरेशन ऑफ दैट टैक्सेस, दैट पर्टिकुलर टैक्स यू आर बीइंग अवॉर्डेड विद द फंडामेंटल राइट्स। आप टैक्स पे करो, बदले में इन रिटर्न आपको जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स कौन से दिए जाते हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो हेल्थ दिए जाती है, आपको जो है वो सारी चीजें मतलब आपको एक प्रोवाइड की जाती हैं इन ऑर्डर टू जस्ट कम अप विद दी फंडामेंटल राइट्स। आपको सड़कें दी जाती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, आपको हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेन, ठीक है, यू हैव रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज दैट कम अप विद दी फंडामेंटल राइट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है भाई, हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किस बदले में भाई, हम टैक्सेस आपको पे करेंगे, हमने रियासत को टैक्सेस पे किए, जिसके बदले में रियासत विल इस टैक्सेस हमने पे। अब टैक्सेस कौन से होते हैं भाई, आप इनकम टैक्स पे करते हो, आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान में अभी रिसेंट बजट में भी टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ा दिया गया है लोगों के ऊपर, ठीक है। सो टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्स उसमें आ जाता है, जो आप अर्निंग करते हो उसमें रियासत को हिस्सा दोगे, कस्टम टैक्स आप पे करते हो, कस्टम ड्यूटी आप पे करते हो, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हो, आप जो भी चीज परचेज करोगे जो पैकिंग में आती है तो उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे करते हो। और पाकिस्तान में इस टाइम जो सेल्स टैक्स जो पे होता है वो 19% पे होता है, मतलब 100 रुपए की चीज है तो 19 रुपए जो है वो आप पे करते हो रियासत को। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स, में आपको बता रहा था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, सो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, एप्लीकेशन पाकिस्तानी कानून में है, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन, जिसके बेसिस पर पूरे जो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, टैक्सेस के बदले में आप टैक्सेस पे करते हो, ठीक है। सो अब बेसिकली टैक्सेस की जो हम जो पे करते हैं ना, वो हम वैसे ही पे नहीं करते एक रियासत में रहने के लिए, हमसे एक मुआहदा हुआ है कि भाई आपको हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं, हमें जो ये मोटरवेज, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई 16 ईयर्स तक जो भी एजुकेशन होगी वो आइन कहता है कि आपको प्रोवाइड की जाती है, 25A के तहत आपको प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान में, फ्री ऑफ कॉस्ट 16 ईयर्स तक आपकी एजुकेशन जो है वो आपको दी जाती है। आर्टिकल 25A फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, उसमें दी जाती है। इट वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके, इसको ब्रीफ करके हम चलते हैं
अब देखिए, एक आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया। अब सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 8 कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी, जिसमें कोई फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी, जिससे कोई फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म हो जाए, किसी का क्वाश हो जाए या खत्म हो जाए। मतलब कोई भी ऐसा जो है पाकिस्तान में ला नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना, तो वो ह्यूमन राइट्स से हुई हमारे पाकिस्तान में। अब चूंकि ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट्स जो कमीशंस हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमें पाबंद किया हुआ है कि भाई आपने इन राइट्स को हमेशा के लिए परमानेंट कर देना है, आपने इसको खत्म नहीं करना। आर्टिकल एक्ट कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा दूसरा लॉ नहीं बनाया जा सकता जिससे कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो जाए। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है हर एक सिटीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रिविलेजेस देते हैं और एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी बंदा पाकिस्तान में रहता है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तरह से इसको फ्रेम करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन द वर्ल्ड इन कंटेम्प्ररी जो कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स ना हो। अगर वो वहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ठीक है ना, अगर किसी मुल्क में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। ठीक है ना, जैसे नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो आपने देखा जहां जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो वहां पर उस मुल्क के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाए जाते हैं। जहां पर भी आइन की पासदारी नहीं होती और आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ पीस ऑफ पेपर समझा जाता है, उस रियासत के ऊपर जो है वो बहुत सारे सेंक्शंस लगाए जाते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट पर्पस है वो फंडामेंटल राइट्स हैं आपकी। ठीक है, देखें, मतलब आपको फंडामेंटल राइट देने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स देने के लिए पूरा जो रियासत का जो निजाम है वो बनाया जाता है। मतलब द सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टेट। अब लोगों को, अब देखें, फॉर सपोज अगर हम बात कर ले कि एक रियासत हमारी है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिस हैं, जिसके बेसिस पर हम पूरा जो एक सिस्टम है उसको, फाउंडेशन जो है वो बनाते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको। देखें, आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं ना, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। कैसे इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं भाई? उसकी एप्लीकेशन होती है सबसे पहले, फिर हम इंप्लीमेंट करवाते हैं उसको। एप्लीकेशन कौन करता है? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन, सेम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स का है। मतलब इंट्रोडक्शन के अलावा जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल राइट्स का है, 8 से लेकर 28 तक। ठीक है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के थ्रू होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के लिए अब कहा जाता है इन फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का निजाम लाया जाएगा, सिस्टम लाया जाएगा। अब आपने देखा पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है जो हमें पॉलिसीज बनाकर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है। वो प्रोविंस के अंदर अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, तो वो प्रोविंस करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेशन करती है। तो हमें गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हम गवर्नमेंट को पार्टी बनाकर जो है वो अपने राइट को क्लेम करते हैं कोर्ट में। ठीक है, सो बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारा वजीर आजम जो होता है या हमारा जो सदर है या हमारी जो काबीना है, कैबिनेट है, कैबिनेट मेंबर्स जो हैं हमारे, ठीक है, वो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ए स्टेट। रियासत के अंदर फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। अब फॉर सपोज अगर गवर्नमेंट आपको जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करती तो हम उसको चैलेंज करने के लिए हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल, इफ इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
Supreme Court under Article 184 sub Article 3 we file petition and as well as Supreme Court has authority of suo moto. ठीक है, suo moto मतलब अज खुद नोटिस लेकर जो है आपके फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जाते हैं। एक चीज ये हो गई। और दूसरा, अगर इफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के अंदर किसी एक बंदे का मसला है जिसको फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा रहा, जैसे भाई आप एक इदारे में काम करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, एंड प्रमोशन इज व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट, देन you can file petition under article 199 of the constitution of Pakistan to challenge the particular act or order of the government related to the department। देखें जो भी जैसे पुलिस है, नादरा है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो रियासत के अंदर जो डिपार्टमेंट जो भी काम करते हैं, ठीक है, सो वो बेसिकली वो रियासत के अंदर आ जाते हैं। एक तो आर्गन्स होते हैं, दूसरे आर्गन्स के नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बनाई जाती है जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इन द नॉन कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द गवर्नमेंट, so we file petition under different two articles of the Constitution of Pakistan and Supreme Court if in the context of the public at large, जब बहुत सारे लोगों का मसला होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो अख्तियारात हैं कि वो जो है सुओ मोटो अख्तियारात के तहत इसको अप्लाई कर सकती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां से हो सकती है सुओ मोटो पावर्स के तहत बेसिकली। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल राइट्स, उसका बेस मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको एक रियासत प्रोवाइड करती है। रियासत का जो मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो फंडामेंटल राइट्स का मकसद है। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर पाकिस्तान में, चूंकि आपको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट is the guardian of fundamental rights and the constitution itself in Pakistan। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, चूंकि पाकिस्तान is the follower of the judicial review system adopted from the US constitution, के US constitution से हमें judicial review का सिस्टम अडॉप्ट किया है, तो पाकिस्तान में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन हमने यूएस से ली हुई है, तो यूएस में जो जुडिशियल पावर है वो पाकिस्तान में भी जुडिशियल पावर है, ठीक है, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जिसमें जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू के अख्तियारात है कि सुप्रीम कोर्ट कैन चेक एंड बैलेंस द पावर्स आर एनी वायलेशन इन रिगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो द फंडामेंटल राइट्स इफ एनी लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट and is if it is contravention of the fundamental rights, so we can file a petition under article 184 sub article 3 of the Constitution of Pakistan to declare that particular law null and void। हम उस कानून को null and void कर सकते हैं ये पिटीशन फाइल करके। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन होती है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट बेसिकली अगर नहीं दे रही आपको फंडामेंटल राइट्स, तो आप इस गवर्नमेंट के एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अगर एक बंदे का मसला है, अगर आप एक प्राइवेट पर्सन है, आपको कोई डिपार्टमेंट है, कोई डीसी है, कोई एसपी है, कोई भी किसी भी हवाले से कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट कर रहा है, तो आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। when it is the issue of the general public or public at large, then you would go to the Supreme Court in order to take that particular, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा हमारे पास केसेस हैं। आपके लॉ गेट का भी हिस्सा है, जैसे असफंदियार वली केस है, उसमें नए ऑर्डिनेंस बनाया गया था जिसमें जो एप्लीकेंट पार्टी थी, एपेलेंट जो था, उसने चैलेंज किया था कि जो नए ऑर्डिनेंस है असफंदियार वली केस में वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बहुत सारे उसमें जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 184 सब आर्टिकल 3 के तहत एप्लीकेशन दायर करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नए ऑर्डिनेंस इज नॉट इन कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली this is how the fundamental rights are, the importance of fundamental rights in Pakistan। अब आप लोगों में से किसी ने यहाँ पर चैट में लिखा कि पाकिस्तान में सीरियस नहीं लिया जाता फंडामेंटल राइट्स को, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे मिले हैं डिफरेंट सेमिनार्स में जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा वायलेशन है। देखिए, वायलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, जैसे अभी ट्विटर को बंद किया हुआ है, तो ये आपका राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू फ्री स्पीच, जो एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन,
वो बेसिकली उसकी वायलेशन है। लेकिन रियासत के पास अख्तियारात होते हैं कि कुछ मामलात को जो है वो कंट्रोल में करने के लिए इन इमरजेंसी सिचुएशन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी किया जा सकता है। अब हमारे आइन के अंदर ही ये चीज दी हुई है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में, जब जैसे भाई पाकिस्तान में कोई अचानक से फ्लड आ गया, पाकिस्तान में फॉर सपोज जो है ना वो फ्लड के अलावा पाकिस्तान में कोई जलजला आ गया या इस तरह के हालात खराब हो गए, कोई सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो प्रेसिडेंट बेसिकली अंडर आर्टिकल 232 233 के तहत जो है वो मतलब 232 233 के तहत इमरजेंसी दायर कर सकता है, इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको मैं मार्शल नहीं कह रहा, मार्शल एक अलग चीज है, वो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना वो इमरजेंसी की है। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन, पाकिस्तान में जो है वो प्रेसिडेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो नेशनल असेंबली और सेनेट के रेजोल्यूशन की हेल्प के साथ पाकिस्तान में, ठीक है, 2 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। और इस इमरजेंसी में कुछ मखसूस स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए एब्रोगेट किया जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए उन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो हम एब्रोगेट कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्रोगेट नहीं हो सकते। ठीक है ना बाबा? यहाँ तक इस सेशन जो है हमारा, वो इसको हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। एंड आई विल टेक यूर क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो मैं होस्ट जो है उसको कहता हूं कि वो अब इस सेशन को जो है वो इस तरफ लेकर जाए, क्योंकि अगर मैंने कोई और टॉपिक फिर इसके हवाले से फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करके कोई ओपन कर दिया तो फिर हमारी डिस्कशन जो है वो और आगे बढ़ जाएगी। सो आई एम हैंडिंग ओवर माई दिस माइक टू दी होस्ट, तो वो आपके क्वेश्चंस को जो है वो ले और मैं आपका जवाब उसके हवाले से दूंगा। जी, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी सवाल है तो वो हैंड रेस करे। सर एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं, बिल्कुल बताएं मुझे। सर तलहा हियर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा कि आपने बताया कि सर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर बेसिकली सब्जेक्ट टू कंडीशंस, लेकिन अगर जी देखें तो जो बिल्कुल। आर्टिकल 14 है डिग्निटी, ये तो बिल्कुल जी जी एब्सोल्यूट है, इसको तो हम वॉलेट ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो अगर इन बिल्कुल नहीं केसेस कर की अगर सकते। वॉलेशन हो तो हम उसको किस तरह एड्रेस करेंगे? देखें पाकिस्तान में मैंने आपको बताया, पहले आप मुझे ये बताएं कि वॉयलेट हम कैसे करेंगे, कैसे वॉयलेट करेंगे। सर वॉलेशन जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर हम हाँ आर्मी की बात ठीक है। करें इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के थ्रू, या जो पुलिस टॉर्चर वगैरह करती है, तो इससे तो बिल्कुल जो एक्यूज या जो बंदा होता है उसकी तो फंडामेंटल राइट जो डिग्निटी है वो तो वॉलेट हो जाती है प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल तालाब जो है वो आपकी डिस्कशन जिस तरफ जा रही है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन इसका जवाब आइन में है। बेसिकली आपके आर्टिकल 199 में अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी अगर फॉर सपोज आर्मी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो उसके खिलाफ हम जो है वो पिटीशन दायर नहीं कर सकते। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का जो मैंने आपको एक फोरम बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट में बेसिकली जब हमारा फंडामेंटल राइट जो मिसिंग पर्संस होते हैं, जब फोर्स्ड डिसअपियरेंस होती है या इस तरह के जो भी मामलात हैं, तो बेसिकली जब भी कोई बंदा गुम होता है ना, तो एबीएस कार्पस के तहत हम पिटीशन दायर करते हैं हाई कोर्ट में 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन अगर वो किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में इंटेलिजेंस जो है अगर वो उसको फॉर सपोज लेकर जाती है कुछ कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो 199 जो है वहां पर अप्लाई नहीं होता। तो मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि हम इसको कहां पर चैलेंज करेंगे, वी कैन नॉट चैलेंज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू के जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ प्लेजर फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच इमरान एंड द डायनामिक लॉ एसोसिएशन के आपने आज ये इस तरह का सेमिनार मुनक्किद किया। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल हैव सॉर्ट ऑफ सेमिनार्स एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन अ सर्टेन वे। ठीक है बाबा, थैंक यू सर, थैंक अल्लाह यू, थैंक हाफिज। यू। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।